कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। लालची बुढ़िया। श्यामलपुर नाम के गांव में नदी के किनारे एक राधा बुढ़िया रहा करती थी। उसके घर में 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। उसका पूरा परिवार भरा भरा हुआ था, मगर राधा का लालची स्वभाव उसे चैन से बैठने नहीं देता था। बुढ़िया का बड़ा बेटा रमेश और उसकी पत्नी शीला एक स्कूल में टीचर थे। वो दोनों स्कूल में पढ़ाने के लिए घर से सुबह ही निकल जाया करते थे और उसका छोटा बेटा सुधीर उसकी पत्नी रमा के साथ खेती में काम किया करता था। उनके परिवार में कभी कोई नोकझोंक नहीं होती थी। उनका परिवार खुशी खुशी एक साथ रहा करता था। एक दिन राधा बुढ़िया अपने दोनों बेटों को बात करने के लिए बुलाती है। तभी बड़ा बेटा, माँ क्या बात है, तुमने हमें बुलाया? अरे तुम दोनों से कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया था। मुझे तुम दोनों से कुछ पैसे चाहिए थे। ठीक है ना माँ, कितने चाहिए बता देना, हम दे देंगे। हाँ माँ, कितने चाहिए बताओ। तुम दोनों मुझे महीने के 2000 रुपये दिया करो। मुझे कुछ लगा तो मैं लेकर आऊँगी। मेरे पास भी तो चाहिए ना कुछ। हाँ ठीक है माँ, मैं तुम्हें हर महीने 2000 रुपये दिया करूँगा। और माँ मैं भी 2000 रुपये दिया करूँगा। तुम्हें जो करना है वो करो उन पैसों का। मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। चलो अब मुझे काम करने हैं, तुम तुम्हारा काम करो। रमेश सुधीर से कुछ बात करता है और दोनों बोलते हैं, ये माँ को क्या हो गया है, ऐसे अचानक पैसे क्यों मांगने लगी है? क्या पता भैया, जाने दो, हमें बहुत काम है, चलो काम करते हैं। हाँ चलो। ऐसा कहकर रमेश और सुधीर अपना अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। तभी रमेश की पत्नी शीला और सुधीर की पत्नी रमा रसोई में कुछ काम करती है। तभी रमेश शीला से, क्या मेरा टिफिन तैयार है? जी हो गया है, ये लीजिए। ऐसा कहकर शीला रमेश को टिफिन दे देती है और खुद भी तैयार होने चली जाती है। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। अब राधा दिन भर अपने आप से सोचती है कि अगर मैं मेरे पोता और पोती के खाने का सामान चुरा लूँ तो मुझे घर में बहुत सारा खाने को मिलेगा और मुझे बाहर से कुछ लाना भी नहीं पड़ेगा। ऐसा मन ही मन सोचकर राधा बुढ़िया बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन सुधीर का बेटा श्रवण और रमेश की बेटी शर्वरी अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तभी राधा बुढ़िया उनके खाने का सामान जैसे बिस्किट, वेफर्स और चॉकलेट्स ऐसे सब चीज़ें चुराकर अपने कमरे में लेकर जाती है और वही कमरे में बैठकर उसे खा लेती है। मगर जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं कि उनके खाने के सामान को किसी ने हाथ लगाया है, तभी दोनों बच्चे रमा के पास चले जाते हैं। चाची, हमारी खाने की चीज़ों को किसने हाथ लगाया? उसमें से बहुत खाने की चीज़ें गायब है। हाँ माँ, मेरी भी खाने की चीज़ें गायब है। कल तो चॉकलेट भी थी उसमें, आज चॉकलेट भी नहीं है। ये सब सुनकर रमा 1 मिनट के लिए शांत हो जाती है और कहती है, अरे बेटे, होंगे ना यही कहीं। तुम दोनों की खाने की चीज़ों को कौन हाथ लगाएगा? तुमने खाया होगा और याद नहीं होगा, समझे? अब जाओ, पढ़ाई नहीं करनी है। हाँ हम जाते हैं। ऐसा बोलकर रमा वक्त को संभाल लेती है और अपने ही विचार में खो जाती है। इस घर में दीदी भी सुबह गई तो शाम को आती है और मैं भी काम में अटकी रहती हूँ। ये दोनों भाई तो काम से सुबह जल्दी घर से निकल जाते हैं और रहा माँ जी का, तो वह ऐसा क्यों करेगी? नहीं, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? माँ जी क्यों बच्चों का खाने का सामान चोरी करेगी? मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। ऐसा सोचकर रमा अपने काम में लग जाती है। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन बाहर एक आदमी आया था। वह 3 साड़ियों पे एक पतीला बेच रहा था। तभी राधा के मन में बैठे बैठे विचार आया, अगर मैंने इन दोनों की पुरानी साड़ियाँ बेच डाली तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और मैं कुछ खाने का सामान ला सकूंगी। नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए राधा। चलो, पैसे कमाने का यही सही तरीका है। ऐसा सोचकर राधा अपने बहुओं की साड़ियाँ उस आदमी को बेच डालती है और उसके बदले में कुछ बर्तन खरीद लेती है और रमा को आवाज़ लगाती है, अरे ओ बहू, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए नया बर्तन लेकर आई हूँ। ऐसा कहकर राधा वह बर्तन रमा के हाथों में दे देती है और रमा राधा से कहती है, माँ जी, ये आपने कहाँ से लाए? इनकी तो कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारे घर में बहुत सारे बर्तन हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे दिखे तो मैं इन्हें लेकर आई। तुम्हें नहीं पसंद तो लाओ, मैं वापस कर देती हूँ। अरे नहीं माँ जी, मुझे अच्छे लगे, मैं इन्हें रख लेती हूँ। ऐसा कहकर राधा अपने कमरे में चली जाती है और उन साड़ियों को बेचकर जो पैसे आए थे उन्हें देख बहुत खुश हो जाती है। वो सारे पैसे अपने संदूक में छुपा के रखती है और उसके साथ उन दोनों की कीमती साड़ियाँ भी अंदर रख देती है। मन में कुछ और सोचने का विचार करती है।
राधा का लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसे पता नहीं था कि ये सब बातें घर वालों के नज़र में आ सकती है। दूसरे दिन शीला अपनी साड़ी पहनने के लिए ढूंढती है, मगर उसे नहीं दिखती तो वो रमा के पास आ जाती है। अरे रमा, मेरी 2 साड़ियाँ तुम्हारे पास है क्या? नहीं दीदी, मैं भी आपसे पूछने आने वाली थी कि मेरी वाली साड़ी आपको दिखी क्या। अरे मेरी साड़ी तुम्हारे पास नहीं है तो कहाँ है? और तुम्हारी भी कोई साड़ी मेरे पास नहीं है। दीदी, पिछले कुछ दिनों से घर में कुछ अजीब ही हरकतें हो रही है। मगर क्या अजीब हो रहा है? दीदी, कुछ दिनों पहले बच्चों का खाने का सामान गायब हो गया था, और कल हमारी साड़ियाँ, और कल ही माँ जी ने बर्तन भी लाए जो कि उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। माँ जी ने बर्तन लाए? हाँ दीदी, यही तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें सावधान रहना होगा जिससे किसी को हम पर शक ना हो और हमें घर में क्या हो रहा है ये भी पता चले, समझी? जी दीदी। ऐसा कहकर रमा और शीला अब घर में चौकन्ना होकर सारा काम किया करती थी। एक दिन रमा अपना काम कर रही थी और सभी और नज़र रखकर थी, मगर उसके हाथ कुछ नहीं आया। अब ऐसे ही समय बीतता चला गया, मगर घर में छोटी मोटी चोरियां होती ही रही, मगर किसी को कुछ पता नहीं था कि ये सब कौन कर रहा है। एक दिन रमा राधा का कमरा साफ करने के लिए उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर कमरा साफ करती है तो उसे संदूक के नीचे कुछ गिरा हुआ दिखाई देता है। वह शीला को बुलाती है और दोनों मिलकर संदूक को खोलती है। तभी रमा शीला से, दीदी जल्दी करो, नहीं तो माँ जी आ जाएगी। अरे रमा, ये देखो हमारी महंगी साड़ियाँ, और ये देखो बच्चों के खाने का सामान, और ये इतने सारे पैसे आए कहाँ से इनके पास? ये सब माँ जी कर रही थी, मगर उन्हें इस सब की क्या जरूरत पड़ी? वो छुप कर अपना काम कर रही थी। उनके मन में लालच आ गया है रमा, इसीलिए वो ये सब कर रही है। मगर क्यों दीदी? इस उम्र में पैसा खुद के पास रहे ऐसा सबको लगता है, इसीलिए उन्होंने ये तरीका अपनाया है, और इसीलिए वो इन दोनों से भी हर महीने पैसे मांगती है। अब हम क्या करें? इन दोनों भाइयों को सारी बात बता दे क्या? अरे नहीं रमा, ऐसा मत करो। हमें माँ जी को रंगे हाथ पकड़ना है, समझी? बाद में देखेंगे कि क्या करना है, मगर अब हमें उन पर नजर रखनी पड़ेगी। जी दीदी। उन दोनों की बातें हो ही रही थी कि राधा वहाँ आ जाती है और उन्हें बोलती है, तुम दोनों मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैं आपके कमरे की सफाई करने के लिए यहाँ आई थी, तो दीदी को भी बुला लिया सफाई करने के लिए। अच्छा, अब जाओ तुम दोनों, कल हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं। जी माँ जी, हम चलते हैं। ऐसा कहकर रमा और शीला वहाँ से चले जाते हैं और शीला रमा से, रमा, मुझे लगता है माँ जी कल भी कुछ ना कुछ करेगी, हमें उन पर ध्यान रखना होगा। जी दीदी, हम उन पर ध्यान रखेंगे। अगले दिन घर में मेहमान आने वाले थे, इसलिए बहुत सारे पकवान बन रहे थे। शीला और रमा काम करने में व्यस्त थी। तभी राधा किचन में आकर एक लड्डू का बॉक्स उठाती है और अपने कमरे में लेकर चली जाती है। ये सब रमा और शीला देख लेते हैं, मगर वह कुछ नहीं बोलते। सभी मेहमान आने के बाद सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और उनमें से एक मेहमान का पॉकेट वहाँ नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। तभी राधा बुढ़िया की नज़र उस पर पड़ जाती है। वह पॉकेट उठाने ही वाली थी कि शीला और रमा वहाँ आ जाते हैं और उनकी ओर देखते हैं। तभी राधा, अरे मैं ये किसका है ये देख रही थी। माँ जी, अब इसमें से कितने पैसे मिलेंगे ये देख रही थी ना? कुछ भी बातें मत करो बहू। हमें सब पता है माँ जी, सब मेहमान हैं इसीलिए हम कुछ नहीं कर रहे। तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? ऐसा कहकर राधा वह पॉकेट वह टेबल पर रखकर गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। ये सब देख रमा शीला की ओर देखती है। तभी शीला, सब मेहमान जाने के बाद देखेंगे, सबके सामने तमाशा नहीं चाहिए, चलो। ऐसा कहकर रमा और शीला काम करने चले जाते हैं। अब कुछ देर बाद सभी मेहमान अपने घर चले जाते हैं। अब राधा भी बाहर आकर बैठती है। तभी शीला राधा से, माँ जी, अब ऐसा क्यों कर रही है? तुम क्या कह रही हो बहू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब बातें सुन रमेश और सुधीर भी वहाँ आ जाते हैं और शीला को ऐसी बातें कर रमेश शीला से, शीला, तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम किससे और कैसी बातें कर रही हो? हाँ, मुझे पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। अरे भाभी, बोलो भी अभी, क्या हुआ है? अपनी माँ से पूछो ये सब क्यों कर रही है। माँ, क्या हुआ है? भाभी ये सब क्या कह रही है? मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने अपने ही घर में चोरी की, बच्चों के खाने की चीज़ें चुराई। मुझे पैसों को लेकर मन में लालच आ गया था, इसीलिए मैंने ये सब किया। मैंने लालच में आकर बहुओं की साड़ियाँ भी बेच दी और उससे बर्तन खरीद लिए, और तो और आज मेहमानों का पॉकेट भी ले रही थी। तभी शीला ने आकर मुझे रोका। मुझे तुम सब माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई।
ये सब सुन सभी राधा की ओर देखने लगते हैं और तभी सुधीर अपनी माँ से, माँ, तुमने ऐसा सिर्फ लालच में आकर किया? अरे तुम्हें चाहिए था तो हमें मांग लिया होता, हम तुम्हें दे देते, मगर ऐसा क्यों किया तुमने? अब तुम पर तो भरोसा करना ही मुश्किल हो जाएगा माँ। हाँ माँ, सुधीर ठीक कह रहा है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये सब सुन राधा की आंखें भर आती है और वह माफ़ी मांगने लगती है। और तभी शीला सभी से, माँ जी, आपने जो किया वो सही नहीं था। अपने ही घर में चोरी करना अच्छी बात नहीं होती माँ जी, मगर आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेगी, आप वचन दीजिए हमें। हाँ बहू, मैं वचन देती हूँ कि आज के बाद मुझसे ऐसा कभी नहीं होगा, मेरा विश्वास करो। राधा बुढ़िया की बातें सुन सुधीर अपनी माँ से, माँ, आज के बाद कभी ऐसा कुछ भी मत करना, हम तुम्हें माफ़ कर देते हैं। माँ, अब की बार हम तुम्हें माफ़ करते हैं, मगर ये सब फिर से नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, आज से मैं अपना लालच छोड़ अपने सुखी परिवार में रहूंगी। ऐसा कहते ही श्रवण और शर्वरी भी अपनी दादी के गले लग जाते हैं और रमा और शीला भी उनके गले लगकर अब उन्हें माफ़ कर देती है। अब राधा बुढ़िया को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, वह अब बहुत खुश रहा करती थी और अब राधा बुढ़िया ने लालच भी छोड़ दिया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच अच्छे आदमी को बुरा काम करने के लिए प्रवृत्त करता है। इसीलिए कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। एक श्रीरामपुर नाम के गांव में रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारे भिखारी बैठा करते थे। उनमें से एक का नाम था सरजू। सरजू को एक बहन थी जिसका नाम था रमा। उसकी जिम्मेदारी सरजू पर होने के कारण सरजू उसकी देखभाल अच्छी तरह से किया करता था। रमा बहुत ही शांत और समझदार लड़की थी। वो 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। सरजू जब 15 साल का था तभी उसके माता पिता गुजर जाने की वजह से रमा की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। सरजू के घर के हालात बहुत ही कठिन थे। गरीबी तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। बहन की पढ़ाई और दोनों का पेट पालने के लिए सरजू स्टेशन पर भीख मांगा करता था। साहब, भगवान के नाम पे दे दो, भगवान आपका भला करेगा। ये लो, कहाँ से आ जाते हैं क्या पता। ऐसा कहकर वो आदमी चला जाता है। वो आदमी जाने के बाद सरजू फिर से भीख मांगने लगता है। भगवान के नाम पे दे दो भैया, तुम्हारा भला होगा, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। बेटे, भगवान ने तुम्हें ये 2 हाथ दिए हैं, वो भीख मांगने के लिए नहीं दिए हैं। बेहतर है तुम कुछ काम धंधा करो। ऐसा कहकर बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। ये सब सुन सरजू को बहुत बुरा लगता है। वो मन में ठान लेता है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सका, मगर मैं अपनी बहन को बहुत पढ़ाऊंगा और उसे उसके पैरों पर खड़ा करूंगा। ये सोचकर वो फिर से भीख मांगना शुरू कर देता है। तभी उसकी नज़र एक चाय वाले की दुकान पर जाती है। उसके यहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। उसके मन में एक विचार आता है कि अगर मैं इस चाय की दुकान पर जाऊं और काम मांगूं तो मुझे काम मिल सकता है। चलो कोशिश करके देखता हूँ। ऐसा कहकर सरजू उस चाय वाले की दुकान पर चला जाता है और चाय वाले से, मालिक, क्या आपके यहाँ मुझे कोई नौकरी मिलेगी? अरे तुम तो भिखारी हो ना, फिर तुम्हें नौकरी क्यों चाहिए? मालिक, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मैं भिखारी का जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता। मैं अपने मेहनत से कुछ करना चाहता हूँ। आपके यहाँ मन लगाकर काम करूँगा। आप मुझे एक मौका दे दो मालिक। ठीक है, कल से काम पर आ जाना, लेकिन जो काम मिले वो करना पड़ेगा। हाँ मालिक, आप जो काम बताओगे वो मैं सब करूँगा। ऐसा कहकर सरजू खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और अपनी बहन से, रमा, मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे आज काम मिल गया है। अब से मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। भैया, ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। अब आपको भिखारी बनके अपनी जिंदगी गुजारनी नहीं पड़ेगी। मैं बहुत खुश हूँ भैया। अब मैं काम करके कमाऊंगा और तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। अगले दिन सरजू दुकान में चला जाता है और वहाँ दिया हुआ काम अच्छी तरह से करता है। सरजू अपना काम बड़ी मेहनत और बड़ी लगन के साथ करने लगा। उसके काम से चाय वाला बहुत खुश था। एक दिन चाय वाला सरजू को बुलाता है और, अरे सूरज, तू इतना मन लगाकर काम करता है, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। तुम तुम्हारी अधूरी पढ़ाई क्यों नहीं पूरी करते बेटा? अगर तुम पढ़ाई करोगे तो बहुत तरक्की करोगे। मालिक, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आज जो भी कमाता हूँ उससे मेरे बहन की पढ़ाई होती है और खाने पीने का खर्चा भी नहीं निकलता। मालिक, इसमें से मैं पढ़ाई कैसे करूँगा? तुम पढ़ाई शुरू कर दो बेटा, मैं तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाऊंगा। और हाँ, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तब वापस कर देना, ठीक है? ये सब बातें सुन सरजू की आंखें भर आती है और सरजू रोने लगता है। मालिक, हमारे माँ पिताजी के बाद सिर्फ आपने ही मेरा साथ दिया है। आपका यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। चलो अब काम करो और हाँ, आज से रात के स्कूल के लिए एडमिशन करवा लो, ठीक है? हाँ मालिक।
ऐसा कहकर सरजू अपना काम करने चला जाता है और शाम के समय नाइट स्कूल में खुद का एडमिशन करवाता है। ये सब सरजू के लिए एक सपना ही था। अब सरजू सोचता है कि अगर मैं कुछ और काम करूं तो पैसे भी मिलेंगे और मालिक का थोड़ा कर्जा भी चुका दूंगा। अब यही बात सोचकर सरजू सुबह उठकर पेपर डाला करता था और चाय की दुकान पर आकर मन लगाकर काम किया करता था और उसमें जो बचा हुआ समय मिलता था उसमें वो अपनी पढ़ाई पूरी करता था। इधर सरजू और उधर रमा दोनों भी बहुत होशियार बच्चे होने के कारण रमा भी स्कूल में पहले नंबर से आया करती थी। अब एक दिन रमा अपने भैया से, भैया मैं सोच रही हूँ कि चाय वाले चाचा के यहाँ अगर हम कुछ खाने की चीजें रखें और कुछ नाश्ते को बनाएं तो उनका दुकान बहुत अच्छा चलेगा और आमदनी भी अच्छी आएगी। तुम्हारी कल्पना बहुत अच्छी है रमा। मैं मालिक से बात करके देखता हूँ। अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो हम उसमें बहुत मेहनत करेंगे। हाँ भैया, मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं मदद करूँगी। हाँ रमा, मगर तुम सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब मैं देख लूँगा। हाँ भैया। सरजू उस चाय वाले की दुकान पर चला जाता है। अरे सूरज, आज देर कर दी। मालिक आज थोड़ा काम था इसलिए मुझे देर हो गई। मालिक, मैं सोच रहा था अगर हम चाय के साथ कुछ खाने की चीज़ें रखेंगे तो हमारा धंधा और अच्छा होगा। ग्राहकों को सब चीज़ें एक जगह मिल जाएगी तो धंधा और भी ज़्यादा चलेगा। तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें ये सब खुद ही करना होगा। अब मेरे से कुछ नहीं होता बेटा। मालिक, मैं ये सब देख लूँगा, आप काम की चिंता बिल्कुल मत करो। ठीक है, तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं। ऐसा कहकर सरजू चाय के साथ कुछ खाने की चीजें भी रखता है। लोगों को एक ही जगह सब चीजें मिलने की वजह से सभी लोग चाय वाले की दुकान पर आने लगे। अब बढ़ती भीड़ देख चाय वाला बहुत खुश हो गया था। अब उसे सरजू पर पूरा विश्वास हो गया था कि सरजू ही उसकी दुकान आगे बढ़ाएगा। अब सरजू रात के समय पढ़ाई और दिन में काम किया करता था और थोड़ी ही देर में उसकी मेहनत रंग लाई। चाय वाले की छोटी सी दुकान अब बड़ी बन गई थी। अब थोड़े ही दिनों में सरजू ने पढ़ाई का खर्चा चाय वाले को दे दिया। अब सरजू अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है और रमा भी अपनी 12वीं की परीक्षा पास कर लेती है। पूरे जिले में रमा का पहला नंबर आता है। सरजू ने अपनी पढ़ाई पूरी करके चाय वाले की एक दुकान को 3 दुकानों में बदल दिया था। अब उसकी दुकान इतनी चलती थी कि लोग खास करके उस दुकान की चाय पीने आया करते थे और साथ ही में रखे हुए पदार्थ भी चखा करते थे। अब एक दिन चाय वाला, सूरज, तुमने तुम्हारे बलबूते पर इस चाय की छोटी सी दुकान को एक होटल में तब्दील किया है। ये सब तुम्हारे मेहनत का फल है बेटा। मालिक, ये सब आपकी ही कृपा है। अगर आप मुझ जैसे भिखारी को मदद ना करते और काम करने का मौका ना देते तो मैं यहाँ नहीं होता मालिक। चलो अब बहुत हो गया। सूरज, तुम्हें मौका देकर मैंने मेरी किस्मत चमकाई है। तुम्हारे वजह से ही मेरा चाय का धंधा छोटे से बड़ा बन गया। अब सूरज, उस चाय की दुकान में से एक दुकान तुम ही संभालो। आज से वो दुकान तुम्हारी ही है, समझो। जी मालिक, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैं वो दुकान अच्छे से संभालूंगा। अब सरजू और रमा पढ़ लिख कर बड़े बन जाते हैं और आज सरजू भिखारी से एक होटल का मालिक बन जाता है और रमा भी अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छे कंपनी में जॉब करती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। सफलता आपके कदम हमेशा चूमती है। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।